Good morning, students. I hope you are fit and fine. Today, now discuss in international organization. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कब से कब तक अपना टाइम पीरियड कार्य किया। हमने उनका जो टाइम पीरियड है ट्राइविगली से लेकर गुटेर वर्क जो आज के गुटेरेस के आज के समय में भी सेक्रेटरी जनरल है 2017 में बने थे, उसके टाइम पीरियड को भी हमने रीड किया। लगभग जो ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, लगभग हमने इसके बारे में 11 सेक्रेटरी ऑफ जनरल के बारे में रीड किया था। अब हम जो अगला टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस क्या है बेटा? पर कि रिफॉर्म क्या है? सुधार करना। स्ट्रक्चर क्या है? ढांचा। एंड प्रोसेस प्रक्रिया और ढांचे में सुधार कैसे होगा? वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज़ द डिफ़िकल्ट। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है। सुधार होने चाहिए कहते हैं, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए यह बड़ा कठिन है। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट ए रिसोल्यूशन। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया या स्वीकृत हुआ। द रिसोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया। पहली थी द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज, कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकता की नामुमकिन नहीं करती, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो पॉलिटिकल की जो वास्तविकता है उसकी नामुमकिन नहीं करती। दूसरा कहता है इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। कहते हैं कि इसके फैसलों पर इसके फैसलों पर रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज, पश्चिमी मूल्य, एंड इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेट। कहते हैं कि इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप भी होती है, और इन फैसलों पर कुछ एक देशों का ही फ्यू पावर्स, कुछ एक देशों का ही दबदबा होता है। तीसरा कहता है इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रिस्टार्टिंग ऑफ द यूएन on 1 January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान के रूप में जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे करवाया जाए।
हाउ फॉर इंस्टांस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी चूजन। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent member of the Security Council। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड भी सुझाए गए। A new member, it has been suggested, should be। इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाव आए जो कि एक नए सदस्य के लिए थे। सबसे पहले क्या है, अ मेजर इकोनॉमिक पावर, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए जो नया मेंबर बनना चाहता है। ए मेजर मिलिट्री पावर, उसके पास एक सैन्य ताकत भी होनी चाहिए। ए सब्सटेनेबल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, आबादी के संयुक्त राष्ट्र के बजट में ऐसे देश का योगदान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऐसा देश जो लोकतंत्र और नहीं ये कहता ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का नया मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। उसने क्या बताया कि यह देश ऐसा है हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। उसके नीचे एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को देख रहे हैं आप। टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलरी बजट 2005। यह लिस्ट उस समय की दिखाई गई है कि जो संयुक्त राष्ट्र में सालाना बजट बनता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा देश योगदान करता है। ये बहुत पुरानी लिस्ट है, लेकिन हम तो 2019 या 2019 की भी आप दिखा सकते हैं। 2019 की लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद बताता है ये कि उसके बीच में एक लोगो दिया गया है जिसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको पहले भी बताया था कि ये है वर्ल्ड बैंक। किसका लोगो है बेटा? वर्ल्ड बैंक का है। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लाइज कहते हैं। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में विश्व बैंक औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। कई बुक्स में ये 1944 भी दिया गया है, कई में 1945 भी दिया गया है। मुझे मानना है कि 1945 में तो ये प्रॉपर एस्टेब्लाइज हो चुका था, और 1945 में लेकिन थोड़ा सा ये फॉर्मल था, औपचारिकता था कि इसको स्थापित किया जाए। कहते हैं इट एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिडक्शन, एस्टेब्लिश द इन्फोर्सिंग रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, अर्बन इलेक्ट्रिसिटी एंड गवर्नमेंट से एंटी करप्शन डेवलपमेंट ऑफ द लीगल इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं कि
यह बैंक मानवता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि, इरिगेशन, पर्यावरण, सुशासन, सड़क, रोड के लिए काम करता है। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट टू द मेंबर कंट्रीज। ये क्या करता है, ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान भी देता है। पहले ही बताया था कि लोन ग्रांट करता है। इन दिस वे इट एक्सरसाइज एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब देशों को अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। देखो उसने लिखा है कि it is often equated as setting the economic agenda the poorer nation, attaching the stringent condition of its loan and forcing free market reforms। ये कहता है कि जो अपने सदस्य देशों को लोन देता है, ज़्यादा गरीब देशों को कहता है कि उसको जो ये ऋण लिया है उनको वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था हमेशा समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। आपने ये चित्र में देखा, ये सीधा किसका है बेटा, वर्ल्ड बैंक का लोगो है। आगे बताते हैं, क्लियरली ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक को कुछ न कुछ वैधता है। गवर्नमेंट्स सो एडवांटेज इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेज इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट्स एंड द एस्पिरेशंस। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षों के लिहाज से कुछ कसौटियों के फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेही मानती है। इवन इफ दे हैड टू डिजायर द मेंबर themselves a countries could see that the criteria were problematic। भले ही कोई देश रक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, फिर भी वह बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। क्या बता सकता है, कोई प्रॉब्लम है। हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी ए क्वालिफाई फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, या उसके पास क्या होना चाहिए, मिलिट्री पावर कितनी अधिक है। What level of a budget contribution would enable a state to buy its way into the council। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। Was a weak population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें सबसे बड़ा खतरा है, प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। If respect for a democracy, human rights were the criteria, countries with the excellent records would be in the line to be members। अगर कहते हैं कि जो लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र और मानव अधिकार के प्रति समान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वट वुड दे बी इफेक्टिव एज ए काउंसिल मेंबर्स। की सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे, इफेक्टिव होंगे। मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग ए वर्ल्ड। मेंबर इवन हेयर देयर आर डिफ़िकल्टीज। इससे आगे भी यह सवाल उठता है कि इवन हेयर देयर आर डिफ़िकल्टी द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ द कंट्री मैनी डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। प्रतिनिधित्व के जो मामले हैं उसको हल कैसा किया जाए और भौगोलिक दृष्टि से उसको हम कैसे बराबर कर सकते हैं।
उसके साथ में एक छोटा सा ये पॉइंट दिखाया गया, इसी को देख रहा था कहाँ गया ये। लेट्स टूगेदर, लेट्स डू इट टूगेदर, ये पढ़ेंगे। इसके स्टेप दिखाए गए हैं। इस स्टेप में क्या बताता है, डिवाइड द क्लास इनटू 6 ग्रुप, कि क्लास को 6 भागों में बांटा गया है। ईच ग्रुप इज टू फॉलो वन ऑफ द 6 क्राइटेरिया। हर समूह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए वहाँ सुझाव दिए गए कि और उनका मानदंड का पालन भी किया गया है। ईच ग्रुप इज टू मेक इट्स ओन ए लिस्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर बेस्ड ऑन इट्स गिवन द क्राइटेरियन। उसने क्या कहा कि हर समूह अपने मानदंड के आधार पर स्थायी सदस्यों की एक सूची बनाएगा। दैट इज द ग्रुप वर्किंग ऑन द पॉपुलेशन क्राइटेरियन विल बी फाइंड आउट द विच आर द 5 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। मसलन जनसंख्या के मानदंड को अपनाने वाला समूह 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की सूची बनाएगा। तीसरा कहता है ईच ग्रुप कैन मेक ए प्रेजेंटेशन ऑफ देयर द रिकमेंडेड लिस्ट एंड रीजन वाई देयर क्राइटेरिया शुड बी एक्सेप्टेड। हर समूह अपनी सुझाई हुई सूची पर भी एक प्रस्तुति करेगा और बताएगा कि यह मानदंड क्यों अपनाया गया है। आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है। Furthermore, how are the matter of representation to be resolved? उसने क्या कहा कि अगर हम क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ निकालें, क्या did the equitable representation in the geographically terms mean that there should be a one seat each from Asia, Africa and Latin America and the Caribbean? उसने क्या कहा कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में भी होनी चाहिए। शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन्स ऑफ और सब रीजन्स। उसने क्या कहा कि एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों की बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। Why should the issue of equitable representation be decided by a geography? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया गया है। Why not be the levels of the economic development? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया गया। Why not, in other words, give more seats member of the development world? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तभी भी कठिनाई है, क्योंकि विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। इवन हेयर देयर आर डिफ़िकल्टीज, फिर डिफ़िकल्टी डेवलपिंग वर्ल्ड कंसीड्स ए कंट्री एंड मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट अबाउट द कल्चर? उसने क्या कहा कि फिर जो विकासशील कंट्रियां हैं अलग अलग स्टेप्स पर खड़ी हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। फिर उसने पूछा कि वहाँ पे कल्चर क्या करेगा, क्या विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। शुड डिफरेंट ए कल्चर एंड सिविलाइजेशन बी गिवन टू रिप्रेजेंटेशन ए मोर बैलेंस एंड वे, कि क्या नई नई संस्कृति है या सभ्यता है उनको संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसने कहा कि हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर गिवन दैट नेशन हैव सो मैनी कल्चर स्ट्रीम्स विद इन देयर द बॉर्डर्स। उसने क्या कहा कि कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर कैसे देख सकता है जब कि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर भिन्न भिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। ए रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति के बदलने का भी था। सम स्टेट उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए दैट द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर बी एबोलिश्ड। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्हें ही वीटो पावर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एबोलिश्ड क्या समाप्त होने चाहिए।
समाप्त होना चाहिए। मैनी परसीव द वीटो टू बी इन ए कन्फ्लिक्ट with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant। उसने क्या कहा, अनेकों का मानना था कि जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबर की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित और प्रासंगिक नहीं है। In the Security Council, there are 5 permanent member and 10 non-permanent member। सुरक्षा परिषद की सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। द charter gave the permanent member a position to bring about stability in the world after the Second World War। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संघ में घोषणा पत्र में भी 5 स्थायी सदस्यों को ही विशेष हैसियत दी गई है। द मेन प्रिविलेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर आर द पैरामेंसी एंड द वीटो पावर। 5 स्थायी सदस्यों को ही मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का भी अधिकार होगा। The non-permanent members serve for only 2 years at a time and give way after that period to a newly elected a member। और अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते थे और इस अवधि के बाद उन्हें उनकी जगह पर नए सदस्यों का भी चयन होता था। A country cannot be elected immediately after the completing a term of 2 years। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जाता था। वो कहते हैं कि अगर कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुना गया तो उसको दोबारा से देश को नहीं चुना जाएगा। द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन ए मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। Most important of the non-permanent member do not have the veto power। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं था। व्हाट इज द वीटो पावर? वीटो पावर कहते हैं कि क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज वीटो पावर? वीटो पावर क्या है? इसने क्या कहा कि इन टोकिंग ए डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय द वोटिंग। वो कहते हैं कि सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार था। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट। हाउएवर द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन ए नेगेटिव मैनर टू इवन that even if all other permanent and non-permanent members vote for any particular decision, any permanent member of a negative vote can stall the decision। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता था और इसी तरह वह किसी फैसले को भी रोक सकता था। और उसने क्या कहा, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने इसे फैसले के पक्ष में मतदान भी किया हो। while there has been a move to abolish or modify the veto system। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि जो स्थायी सदस्य हैं ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। Also the world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी भी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे।
Without the veto, there is the danger as in 1945 that the great power would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement the body would be in ineffective। उसने क्या कहा, इस बात का भी खतरा है कि विटो न हो तो सन 1940 के समान इन ताकतवर देशों को दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे और बाहर रहकर भी अपनी रुचि के अनुसार काम करें, और उनके जितने भी जुड़ाव है या समर्थन है उनके अभाव में वो प्रभावकारी न रह जाएं। आपको नीचे चित्र दिखाया गया है, आपको क्लास में ही बताया गया था कि जब भी आपको विटो पावर का क्वेश्चन आता है 3 नंबर में 5 नंबर में, आपने ये लोगो बनाना है। ये लोगो बनाना है। इस लोगो में दिखाया गया है कि जो विटो पावर है, जो विटो पावर है, देख रहे हैं यूज ऑफ विटो पावर अप टू, ये 2006 का दिखाया गया है, लेकिन यहाँ अब 2018 का फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 5 की 5 कंट्रियां हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। आप देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री के पास कितनी वीटो पावर हैं। अब यहाँ पर चाइना के पास, जैसे चित्र में देख रहे हैं 4 लिखा हुआ, आई थिंक जैसे थोड़ा सा धुंधला है, क्लियरिटी नहीं है। तो आप चाइना के पास कितनी वीटो पावर है, 11 हैं। कितनी है, 11। फ्रांस के पास वीटो पावर अभी भी 18 ही हैं, और यूके के पास 32 हैं। यूएसए के पास पहले 82 थी, अब 84 हैं। जैसे यूएसएसआर जो कि करंट में हम रूस के नाम से जानते हैं, उनके पास जो वीटो पावर है पहले 122 का जिक्र किया गया है, लेकिन अब करंट में कितनी है बेटा, 135 है। आपको क्लास में भी बताया गया था कि जो वीटो पावर का क्वेश्चन आएगा कि वीटो पावर किस कंट्री को कितनी मिली हुई है, वो आपको बता दिया गया है। आप सभी ने देख लिया, आपको पक्का श्योरली है ये लोगो आ ही आएगा पेपर में वीटो पावर का। तो आपने क्या करना है, इसका गोल सर्कल बनाना है, और सर्कल के अकॉर्डिंग ही आपने इसको अलग अलग कलर में फिल करना है कि किस कंट्री के पास कितनी वीटो पावर मिली हुई है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से वीडियो देखें और एनसीईआरटी की हेल्प लें।